नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है, बल्कि सत्ता में आपका स्वागत है। और आज सत्ता में फिक्र है उस हिंसा की जो बंगाल से लेकर ईरान तक हो रही है। सभी न्यूज मित्रों को आज हम सत्ते पे सत्ता में जो दिखाने वाले हैं, सबसे पहले वो देखते हैं, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको बंगाल लेकर चलेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के पहले दिन लोकतंत्र को लहूलुहान और लहू तंत्र बनाने वाला अपराध हुआ है। वैसे तो यह बंगाल का ट्रेंड है, कैसे भी हो चुनाव कंफर्म है तनाव। लेकिन आज बंगाल में दहशत के लिए डिलीवरी बॉयज कौन है, यह जरूर देखेगा। फिर आपको बंगाल युद्ध से सीधे असली वॉर जोन में लेकर जाएंगे, जहां इजराइल ने ईरान को 6 दिन बाद मिसाइल और ड्रोन अटैक का जवाब दिया और उस इस्फहान शहर पर हमले किए हैं, जहां ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं। अब ईरान गुस्से से बौखलाया हुआ है, उसका अगला प्लान क्या है, यह हम आपको बताने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की चुनावी रैली से पाकिस्तान पर भी एक जुबानी एयर स्ट्राइक की है। पीएम मोदी ने कहा, भारत का एक पड़ोसी देश जो आतंक का सप्लायर था, आज वो आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है, जबकि भारत की ग्रोथ स्टोरी पूरी दुनिया देख रही। आज पहले चरण का चुनावी चैलेंज भी पूरा हो गया। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले गए और अब 1625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई। वैसे आंकड़ों के हिसाब से आज सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में ही हुआ है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में ईडी के आलू पूड़ी और आम खाने वाले दावों को झूठा बता दिया। उन्होंने कहा कि अब तक उनके घर से 48 बार खाना आया है और इसमें से आम सिर्फ 3 बार ही आए हैं। जबकि ईडी ने कहा था कि केजरीवाल जानबूझकर जेल में मीठा खा रहे हैं, जिससे शुगर लेवल बढ़ जाए और मेडिकल आधार पर जमानत मिल जाए। आज सत्ता की एक कुंजी भारत और फिलीपींस की ब्रह्मोस वाली फ्रेंडशिप पर भी है और यह दोस्ती इस वक्त जिनपिंग को जोर जोर से चुभ रही है, क्योंकि भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप आज उस फिलीपींस में पहुंच गई, जो चीन का दुश्मन है। लेकिन इस डिलीवरी की मारक क्षमता कितनी है, यह देखेगा। और एक बड़ी खबर चीन से, जहां व्हाट्सएप और थ्रेड नहीं चलेगा, क्योंकि एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से ये दोनों बड़े ऐप्स रिमूव कर दिए। हालांकि इसके पीछे एप्पल की ओर से चाइनीज सरकार के आदेश की दलील दी गई है। तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं। आज 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए, हम सब जानते हैं। पहले चरण में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित 21 राज्यों में मतदान हुआ है। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। पहले चरण के मतदान के दौरान मणिपुर के विष्णुपुर में फायरिंग हुई, जबकि बंगाल के कूच बिहार में हिंसा हुई। पहले फेज में सबसे ज्यादा वोटिंग त्रिपुरा में हुई है। त्रिपुरा में 80% मतदान हुआ है। बिहार में सबसे कम, करीब 48% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले राउंड में शाम 7 बजे तक 60% वोट डाले गए हैं। तमिलनाडु में शाम 7 बजे तक 62.19% वोट डाले गए हैं। पश्चिम बंगाल में 77.57% वोटिंग हुई है। यूपी में 57% से थोड़ी सी ज्यादा वोटिंग हुई है। बिहार में सिर्फ 47% से थोड़ा ज्यादा वोटिंग हुई है। राजस्थान में सिर्फ लगभग 51% वोटिंग हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में 63% मतदान हुआ है। इस बार पहले चरण की 102 सीटों पर 60.03% वोटिंग हुई है, जो 2019 के लोकसभा चुनाव से करीब 9% कम है। पिछले लोकसभा चुनाव में पहले चरण में 91 सीटों पर करीब 69.43% वोटिंग हुई थी। 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले राउंड के मुकाबले इस बार पहले चरण में कम मतदान हुआ है। इस वोटिंग पैटर्न के क्या मायने, समझने वाली बात है। पॉलिटिकल पंडित अब इसे लेकर अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि पहले चरण में कम मतदान से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। आमतौर पर अधिक वोटिंग को सत्ता पक्ष के खिलाफ जनाक्रोश के रूप में देखा जाता है। 2009 में करीब 58% वोटिंग हुई थी, जबकि 2014 में करीब 8% ज्यादा यानी 66% वोटिंग हुई। ज्यादा वोटिंग हुई, लेकिन यूपीए सरकार बुरी तरह हारी। एनडीए को भारी जीत मिली। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में ट्रेंड बदला। ज्यादा वोटिंग परसेंट के बावजूद केंद्र में एनडीए की सत्ता में वापसी हुई और 2014 में 66% के मुकाबले 2019 में 67% वोट पड़े। लेकिन 2019 में ज्यादा वोटिंग का फायदा सत्ता पक्ष को मिला, एनडीए की जीत हुई।
पहले चरण की में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोट डाले गए, यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग हुई, राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान हुआ, उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर वोट डाले गए, बिहार की 4 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान हुआ। महाराष्ट्र की 5, मध्य प्रदेश की 6 और असम की 5 सीटों पर वोटिंग हुई है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड सामने आया है, उनसे अलग अलग तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। यूपी और बिहार की 12 लोकसभा सीटों का वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है, यह समझने के लिए यह रिपोर्ट देखें। यूपी की जिन 8 सीटों पर आज वोट डाले गए, उनमें ज्यादातर पश्चिमी यूपी के हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में मतदान के लिए सुबह से ही लंबी लाइनें लगी रही। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक नगीना में 58% वोट डाले गए। पिछली बार यहां करीब 64% मतदान हुआ था। रामपुर में इस बार 52.42% वोट पड़े, जबकि 2019 में 63% वोट डाले गए थे। सहारनपुर में इस बार 63.29% वोट डाले गए। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में सहारनपुर में करीब 71% वोट डाले गए थे। सहारनपुर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन कांग्रेस के इमरान मसूद कह रहे हैं कि चुनाव एक तरफा है, जीत तय है। मेरा तो भाई, मेरा वचन तो, मैं तो ट्राइड एंड टेस्टेड हूँ। पिछले 30 साल से जीतूं या हारूं, सड़क पे रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, लोगों के साथ। ये लोग जानते हैं, इसलिए मेरे बारे में कोई ज्यादा कहने। चुनौती सिर्फ बीजेपी की तरफ से है या बीएसपी भी आपको लगता है कि कोई चुनौती किसी की तरफ से नहीं है। चुनाव एक तरफा है। मुजफ्फरनगर में इस बार 54.91% मतदान हुआ, जबकि पिछली बार वोट पड़े करीब 68%। कैराना में जहां सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है, इस बार 58.68% मतदान हुआ, जबकि 2019 में यहां करीब 67% वोटिंग हुई थी। कैराना में मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के इकरा हसन और बीजेपी के प्रदीप कुमार के बीच है। न काम की बात वो करते हैं, न मुद्दों की बात करते हैं, सिर्फ बहकावे की बात करते हैं। और 400 पार का मुद्दा एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है और बहकावा है। एक चुप्पी है इस चुनाव में, और वो चुप्पी सरकार के लिए, जो मौजूदा सरकार के लिए बुरे संकेत दे रही है और उनको हटाने का काम करेगी। पीलीभीत में भी मुकाबला रोचक हो गया है। यहाँ इस बार 60.23% वोट पड़े हैं। 2019 में पीलीभीत में 67% से ज्यादा का मतदान हुआ था। पीलीभीत में बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के भगवत शरण गंगवार से है। लगता यही है कि उनका आशीर्वाद मिल रहा है, जनता बिल्कुल समर्थन दे रही है और जनता के बीच में हम लोग आज देखिएगा, मत पड़ेंगे, कमल का फूल खिलेगा प्रचंड बहुमत से। देश के गृह मंत्री जी की पूरी ताकत और प्रधानमंत्री की पीलीभीत में लगी हुई है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। पब्लिक मेरे साथ है। बिहार की 4 लोकसभा सीटों औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में वोट डाले। बिहार की इन 4 सीटों पर भी अच्छा मतदान हुआ है। औरंगाबाद में इस बार 50% वोट डाले गए, जबकि पिछली बार 53.67% वोटिंग हुई थी। नवादा में इस बार 41.5% वोट डाले गए। पिछली बार यहाँ करीब 50% वोटिंग हुई थी। जमुई में करीब 50% वोट डाले गए, जबकि पिछली बार यहाँ 56.25% वोटिंग हुई थी। गया में इस बार 52% मतदान हुआ है, जबकि पिछली बार 56% वोट पड़े थे। गया लोकसभा सीट से एनडीए की सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी उम्मीदवार हैं। मान लीजिए कि 100 वो आए हैं तो 90 हमारे पक्ष में, 95 हमारे पक्ष में है, लेकिन 100 वही नहीं आना चाहिए, 500 आना चाहिए था। तो 500 में 450 वोट हमको मिलता। तो ये साजिश के तहत कुछ कम किया जा रहा है। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म होने से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत की भविष्यवाणी कर दी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी की न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को, और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। खिड़की पर कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीट कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में वोट डाले गए।
सुबह से ही तीनों लोकसभा क्षेत्रों में वोटर्स की लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं। चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 77.57% वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक कूच बिहार में 77.38% वोटिंग हुई। यहां पिछली बार करीब 84% वोट डाले गए थे। अलीपुरद्वार में 75% के आसपास मतदान हुआ। यहां पिछली बार करीब 84% वोटिंग हुई थी। जलपाईगुड़ी में करीब 80% के आसपास वोटिंग हुई। यहां पिछली बार 86% से ज्यादा वोट पड़े थे। बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा की खबरें भी आईं। कूच बिहार से मतदान के बीच राजनीतिक हिंसा हुई। कूच बिहार के चांदमारी इलाके में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष पर हमला हो गया। इसके बाद बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजों ने सीआरपीएफ के जवानों पर भी हमला किया। कूच बिहार में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बम फेंकने के भी आरोप लगे। पुलिस ने बाल्टी में भरे बम बरामद किए। वासुकी सांप एक मिथक नहीं, सच है। समुद्र मंथन के दौरान इसी सांप का इस्तेमाल देवताओं ने रस्सी के तौर पर किया था। शिव जी के गले में जो सांप आप देखते हैं वो वासुकी है। लेकिन आज ये क्यों चर्चा में है? दरअसल देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी रुड़की की एक रिसर्च सामने आई है। इस रिसर्च में गुजरात के कच्छ की एक खदान में वासुकी सांप का जीवाश्म मिलने का दावा किया गया है। इसीलिए इसकी चर्चा हर तरफ है। इस विशालकाय सांप की लंबाई 36 से 50 फीट तक बताई गई है। रिसर्चर्स के मुताबिक और उनकी स्टडी, उनको इसकी 27 हड्डियां मिली। यह जीवाश्म करीब 5 करोड़ साल पुराना होने का दावा है। भारत में मिले इस प्रजाति के सांप का नाम वासुकी इंडिकस है। एक तो वजह है कि ये बहुत बड़ा है और ये दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से है। ना कि अपनी फैमिली का सबसे बड़ा सांप है, बल्कि ये भी संभव है कि इससे बड़ा सांप कोई था ही नहीं दुनिया में, या करीब करीब ये उतना ही बड़ा था जितना एक और नोन है जिसकी साइज भी करीब करीब 15 मीटर है। हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये 11 से 15 मीटर के बीच में है और 15 मीटर हो सकता है। दरअसल आईआईटी रुड़की ने जिस वासुकी जीवाश्म खोजा है वो समुद्र मंथन वाले वासुकी से अलग है। समुद्र मंथन के लिए जिस वासुकी का जिक्र किया गया वो एक नाग है, जबकि गुजरात में जिसके अवशेष मिले हैं वो अजगर है, जिसे वासुकी नाम दिया गया है। रिसर्चर्स के मुताबिक और उनका इसके बारे में और क्या क्या कहना है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर सुनील वाजपेयी और पोस्ट डॉक्टरल फेलो देवजीत दत्ता ने सांप की एक प्राचीन प्रजाति का जीवाश्म ढूंढा, जिसे पृथ्वी पर अब तक घूमने वाले सबसे बड़े सांपों में एक माना जाता है। वासुकी इंडिकस करोड़ों साल पहले मध्य इयोसीन काल के दौरान वर्तमान गुजरात के क्षेत्र में रहता था। ये अब विलुप्त हो चुके मैट्सोइडे सांप परिवार से संबंधित था, लेकिन भारत से इसका पुराना कनेक्शन रहा है। किसी स्कूल बस जितने लंबे इस विशालकाय सांप के अवशेष में 27 वर्टिबी यानी कशूरे को भी मिले, जो रिसर्चरों ने हमें दिखाए। और ऐसा विशालकाय सांप जिसकी तुलना लोग पौराणिक कालों से कर रहे हैं, जब और भगवान से भी इनका नाम जोड़ा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये फॉसिल्स हैं जो कि आईआईटी रुड़की की टीम ने इसको ढूंढ निकाला और आज इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इन हड्डियों के आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि वासुकी इंडिकस का शरीर चौड़ा और बेलनाकार था, जो उसके शरीर की मजबूती बताता है। इसका आकार टाइटेनोबोआ के बराबर है। टाइटेनोबोआ के नाम अब तक सबसे लंबा सांप होने का रिकॉर्ड है। इस पूरे निष्कर्ष तक पहुंचने में हमें करीबन 6 महीने तो लग ही गए। 6 महीने से इनकी जांच चली, बहुत सारे पेपर्स हमको पढ़ने पड़े, बहुत सारी जांच हमको करनी पड़ी। उसके बाद जाके हमको पहले तो पता चला कि इसकी जो साइज है जैसे 15 मीटर, तो ये हमें बहुत सारी इक्वेशंस बनाने के बाद, टेस्ट करने के बाद पता चला। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये गुप्त शिकारी था। आज हम जो एनाकोंडा देखते हैं, उसी तरह वासुकी इंडिकस भी संभवतः धीरे धीरे चलता था और अपने शिकार पर हमला करने के लिए सही समय का इंतजार करता था। रिसर्चर्स ने हमें बताया कि इसका नाम भगवान शिव के गले में दिखने वाले वासुकी के नाम पर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये न केवल इसकी भारतीय जड़ों को दर्शाता है, बल्कि इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी संकेत देता है। हमारी मिथोलॉजी में एक सांप है जिसको हम वासुकी कहते हैं, जो भगवान शिव के गर्दन में रहता है हमेशा,
और जिसको बहुत सारे लोग जो है धार्मिक आस्था का विषय मानते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको, इस नए सांप को वही नाम दिया जाए। इसके अलावा इस सांप का वासुकी से कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर से भरा पर्चा, नामांकन से पहले रोड शो भी किया। राहुल गांधी के प्रचार का अनोखा अंदाज, ये देखिए अपने पपी के साथ शेयर किया वीडियो। बेरोजगारी, गरीबी और इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने बीजेपी पर हमला। बहुजन समाज पार्टी ने 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान, वाराणसी में बदला उम्मीदवार, अतहर जमाल अंसारी को बदलकर सैयद नियाज अली को दिया टिकट, फिरोजाबाद में भी बदला उम्मीदवार। टीएमसी उम्मीदवार महुआ मोइत्रा ने दाखिल किया नामांकन, बंगाल में नादिया की कृष्णानगर सीट से भरा पर्चा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी की शिकायत की, पहले चरण का प्रचार खत्म होने के बाद एक्स के जरिए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने का आरोप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का केरल के तिरुवनंतपुरम में रोड शो, पार्टी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के लिए मांगे वोट। जेल में अरविंद केजरीवाल की डाइट और इंसुलिन की मांग वाली याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, 22 तारीख को आएगा फैसला। बंगाल की मंत्री शशि पांजा का दावा, आज मतदान वाली 3 सीटें जीतेगी टीएमसी, खुशी में थिरकती दिखी ममता की मंत्री। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मतदान के दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, विवाद में कुछ कार्यकर्ताओं को चोट। और आगे देखिए ग्लोबल युद्ध काल, दुनिया को भारत से आस। द पीएम बैक।